आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बज चुके हैं आकाशवाणी रेनबो पर और इस समय है रेडियो डॉक्टर का। और आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी मेडिसिन्स। और इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर राकेश गर्ग। आप हैं प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया, पेन पैलिएटिव मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप सबके साथ हूँ मैं, मीना जैन, अपनी श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। तो डॉक्टर साहब, इमरजेंसी मेडिसिन्स यानी कि आपातकालीन स्थिति, जिसे हम आम भाषा में तुरंत फर्स्ट एड से भी पुकार सकते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, हम किसी भी चाहे पर्सनल लाइफ में बात करें, चाहे हम एक इंजरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, एंड अगर हम उसको उसी वक्त कुछ कर सकते हैं सावधानी पूर्वक, उसको थोड़ा सा समझकर और जहां जिसकी ज़रूरत है उसको यूज़ करें, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि उसके जो दुष्परिणाम होते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसी को मेडिकल पार्लेंस में हम बोलते हैं कि काफ़ी सारी दवाइयाँ, टेक्निक्स, इंटरवेंशंस हैं जिसको हम सारा फर्स्ट एड में डाल देते हैं। तो इमरजेंसी मेडिसिन भी उसी का एक पार्ट है। और आज के कार्यक्रम में मीना जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है और उम्मीद करता हूं कि श्रोताओं को काफ़ी मदद मिलेगी। अपनी तो मदद कर ही पाएंगे, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कम्युनिटी की मदद भी करें। फर्स्ट एड का अगर मैं सिनोनिम या पर्यायवाची कहूँ तो एक जीवन दान भी कह सकती हूँ। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो प्रस्तुत कर रहा है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का हमारा टॉपिक है जीवन दान। क्यों डॉक्टर कह सकते हैं ना? परफेक्ट। इमरजेंसी मेडिसिन, फर्स्ट एड, कुछ एक ऐसा कौशल जो एक ऐसे डॉक्टर के पास होता है जिसे मेडिकल की हर फील्ड की इतनी बेसिक जानकारी होती है कि जब जरूरत पड़े तो वो कुछ ऐसा अपना कौशल दिखाए कि प्राण वापस फूंक दे या सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसे में आपके पास कोई सवाल है तो 9868107070 पर हमें आपके मैसेजेस का इंतजार है। मेरी और आपकी पूरी आकाशवाणी टीम की यही कोशिश है कि हमारे सब लिसनर्स मस्त होकर जिए। और इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर हर रोज 3 से 4 यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमने बात की इमरजेंसी मेडिसिन या फर्स्ट एड की, तो हम आपातकालीन स्थिति मेडिकल लाइन में किस किस डिपार्टमेंट में या किसको कह सकते हैं? सबसे पहले मैं मीना जी एक चीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप बोल रहे थे कि डॉक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं, बट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इस संसार में जो प्राणी आया उसमें कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज तो होती है, और एक आम नागरिक को हमें सिर्फ आम नहीं समझना चाहिए। उनके अंदर भी एक स्किल सीखने की एक अंदर से जज्बा होता है। और जब आप बात कर रहे थे ना इमरजेंसीज की, फर्स्ट एड की, तो मैं यहाँ बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहूँगा कि हमारे जो फर्स्ट हम रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं उनको, वो आम आदमी ही होते हैं, एक आम नागरिक ही होते हैं। सो फर्स्ट एड सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट एक अंदर से जज्बा होना चाहिए किसी की मदद करने के लिए। आप बोल रहे थे ना कि जीवन दान किसी की मदद करने के लिए होना चाहिए। तो आई थिंक डॉक्टर्स की स्पेशलिटी तो मैं मानता हूँ कि उनका एक स्किल है, ये वो सीखते हैं उनके कोर्स के लिए। और हम बात करते हैं कि जब हम कुछ इमरजेंसीज की बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स माइंड में आते हैं जिसको हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और आजकल हम इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं। अब यहाँ पर जब हम इमरजेंसीज की बात करते हैं तो आप देखिए 3 तरह की इमरजेंसीज हमें जीवन में देखने को मिल सकती है। कई बार हम देखते हैं कि हमें कुछ इस तरह की बीमारी है जो एकदम से बढ़ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, किसी को दमा की बीमारी है, एकदम से धुएं में गया, एकदम से बढ़ गया, अटैक आ गया, शुगर है, एकदम से शुगर बढ़ना शुरू हो गया बिकॉज इन्फेक्शन है। दूसरे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजरी हो गया, ड्राउनिंग हो गया, शॉक लग गया, या अगर कुछ आप देख रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं किसी वजह से ड्राउन हो गया पानी की बॉडी में, वो हो सकता है। और तीसरा हम ट्रॉमा की बात करते हैं कि रोड व्हीकल एक्सीडेंट्स हो गए उसकी वजह से, या कोई छत से गिर गया इसी वजह से। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं सारे एक इमरजेंसीज होती हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि डॉक्टर्स तो डेफिनेट मदद करेंगे, बट वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो सही। और उस समय को हम जो बोलते हैं बाइंग टाइम, and that is first aid, that is emergency care, that is we call first responder to intervene so that we can buy time to reach the doctors and they can do something. कई बार जब कोई पेशेंट मैंने देखा है हॉस्पिटल में आता है तो वो इस तरह से उसका हाथ बंधा हुआ होता है कि वो
फर्दर टूटने से बच जाता है। आई थिंक वो फर्स्ट एड कहलाता है। आई थिंक एक एग्जांपल तो आपने ही दे दिया। तो अगर किसी का हड्डी गिरने की वजह से एक्सीडेंट से टूट गया है और उस हड्डी को अगर हम स्टेबलाइज नहीं करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, नसें फट सकती हैं और उसकी वजह से उसको दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो हमें करना क्या है, उसको हिलना डुलना रोक दीजिए। तो आपने वही बोला, स्प्लिंट या स्लिंग लगा दीजिए। और आप बता ही सकती हैं, आप बोल रही थी कि किस किस से लगा सकते हैं उसको स्प्लिंट। आई थिंक चुन्नी, दुपट्टा, अखबार, कागज, कलम, बड़ी सी गत्ता कोई भी लगा के उसको बांध दीजिए, बस वो हिलेगा नहीं। मतलब बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें किसी का जीवन बचा सकती हैं, अंग खराब होने से बचा सकती हैं। जो मुश्किलें 100 गुना बढ़ सकती हैं उसको 1 या 2 में ही रोक सकती हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें, अगर पैर की हड्डी टूट जाती है इस तरह से या कूल्हे की हड्डी टूट जाती है तो 1 से 3 लीटर तक का ब्लड लॉस हो सकता है, जो कि हमारा टोटल 5 लीटर ब्लड लॉस है। आप सोचिए कि 5 लीटर में से 2.5-3 लीटर लॉस हो जाएगा तो बचने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और छोटा सा स्टेबलाइज पेल्विक बाइंडर लगाया तो एटलीस्ट चांस तो है बचने के। जी डॉक्टर साहब, अब हमने बात की चोट की, जैसे कि कोई गिरा या एकदम से उसको ब्लीडिंग होने लगी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें इसमें। अगर वो ब्लीडिंग होती है उसमें 2 चीज़ें, या तो बाहर से जस्ट स्किन उठ गया या उसमें से ब्लीडिंग आ रहा है, या फिर अंदर साथ में बोन भी टूट सकती है गिरने की वजह से। अगर बोन ठीक है तो बाहर से ब्लीडिंग है, सबसे बेस्ट 2 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट करनी है। फर्स्ट, ब्लीडिंग रोकना है। जी। ब्लीडिंग को रोकने का बिल्कुल बेस्ट पर्पज है कि उस पर कोई भी आप अच्छा सा साफ कपड़ा लगा के उसको दबा के रखिए, प्रेशर हम बोलते हैं उसको, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग्स। आपको वहां पर टूटने के या कुछ इस तरह से रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। उससे उसकी वजह से कई बार वो पैर में खून का फ्लो रुकने से पैर में जो सेल्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पर जब आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप उस चोट के ऊपर कुछ मलहम, कुछ इस तरह की, समटाइम हमने देखा है कि हल्दी लेप लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की चोट के अंदर हम ऐसा कुछ भी इमरजेंसी मेडिसिन की फॉर्म में नहीं लगाना चाहेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ उसको साबुन पानी से अच्छे से धो दीजिए, साफ पानी से धोजिए उसको, ताकि वहां से साबुन भी मतलब कोई तरह का लगा सकते हैं? नॉर्मल साबुन जो भी आप घर में यूज करते हैं, कोई भी सोप जिससे आप हाथ धो सकते हैं, हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप यूज कर लीजिए उसको, और पानी से अच्छे से वॉश करके एक साफ कपड़े पर लगा के आप डॉक्टर के पास ले जाइए। और जैसे हम बात कर रहे थे, अगर लगता है कि हाथ टेढ़ा हो गया, इसका मतलब अंदर से हड्डी भी टूटी हुई है, तो उसको ज्यादा मूव मत कीजिए। जिस भी स्थिति में है हम उस पर स्प्लिंट बोलते हैं। उसमें कोई भी आप एक गत्ता, लकड़ी, पेड़ की टहनी, कोई सपोर्ट लगा के उसको बॉडी के साथ बांध दीजिए। ऐसा ही सवाल हमारे लिसनर रघुविंदर सिंह जी ने भी किया है। वो कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन फर्स्ट एड देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं। तो जैसे हमने बताया कि अगर हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर कोई भी ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन हम बोलें उस व्यक्ति के देने की जरूरत नहीं है। हमको इसको दवाई नहीं देना चाहेंगे। ट्रॉमा का हमने बताया सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होता है वो ब्लीडिंग का होता है, और अगर शरीर में कहीं हड्डी टूट गया तो उसकी हिलने डुलने से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हमें बस वो सावधानी रखनी है कि और उसको इंजरी ना करें, और हम सावधानी पूर्वक उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, और जब ये सारा हो रहा है ब्लीडिंग को हम प्रेशर से कंट्रोल करें। आपको इसके लिए कोई भी दवाई खिलाने की या उस चोट पे लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। जैसे हम पहले बात करते थे ना, फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज होनी चाहिए, वो यूज होनी चाहिए, तो आई थिंक वो कंसेप्ट अब धीरे धीरे खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि वो चीज बिल्कुल साफ रहे, और साफ रहने के लिए मैंने बोला कि पानी साबुन से उसे वॉश कर दीजिए। बहुत सही। कानाराम माली उमेदाबाद जिला जालोर राजस्थान से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं किसान हूँ और खेत में काम करते समय अगर कोई जहरीला जंतु या काट ले या डस ले तो क्या करना चाहिए? दूसरा, बड़ी वाली मधुमक्खियां अगर काट लें तो क्या करना चाहिए? आई थिंक ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा, शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए, बिकॉज काफ़ी मदद करेंगे। हम आने वाले भी थे इस पॉइंट में, आपने पूछा तो अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूँगा मीना जी यहाँ पर, कि कई बार हम खाने की वजह से, आपने देखा ना, हम बोलते हैं एलर्जी हो गया उसको, या कई बार मच्छर काटने से या मधुमक्खी काटने से या जहरीला कुछ काटने से आपको वहाँ पर एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाता है। जी। वो एलर्जिक रिस्पॉन्स कभी होता है कि सिर्फ उसी जगह पर रहता है जहाँ काट के गया, थोड़ा सा लाल हो गया, थोड़ी सी वहाँ पर इचिंग होती है, खुजली सी होती है, थोड़ा सा कई बार वो स्वेलअप हो जाता है, दर्द होता है हल्का फुल्का। बट कई बार ये सीरियस भी हो जाता है। जब इसका एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी में आता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है, सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। दोनों एक्सट्रीम्स हमने आपको बताया। पहले वाले में जब बोला कि आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति ठीक है, ठीक से सांस ले रहा है, बात कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, आप उस पर ज़्यादा कुछ दवाई या लेप लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक अच्छे
से वॉश कर दीजिए साबुन पानी से और उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए, बस इतना ही करना है उसमें। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको पहले से कुछ बीमारी है, जैसे कई बार क्या होता है कि अस्थमा की बीमारी है, दमे की बीमारी है, उसको अगर वो व्यक्ति दवाई ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि सांस की बीमारी इसकी वजह से भी बढ़ सकती है और चिंता की वजह से भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सही। आप यहाँ पर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। आप उन व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या आपको सांस की बीमारी के लिए कोई दवाई लेते हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ, तो उसको वो दवाई देने में मदद कीजिए। काफी टाइम ऐसे सुनने को मिलता है, वो पफ भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त वो चिंता कर रहे होंगे, बैग से नहीं निकाल पाएंगे। तो आप उनकी मदद कीजिए, उनको हेल्प कर दीजिए। अगर दवाई लेते हैं, दवाई दे दीजिए, थोड़ा सा पानी गिलास दे दीजिए, अगर वो बिल्कुल होश में है। कभी कभी हमें ऐसे सुनने को मिलता है ना कि हम किसी का भला करना चाहते हैं कि उनके चाचा जी को, उनके दादाजी को ये दवाई देते थे, फायदा करता था, तो आपको भी दे देते हैं। तो इस तरह का प्रिस्क्रिप्शंस हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया था, दूसरों पे ना आजमाए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, स्वयं डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। आप वैसे अच्छा ही सोच रहे हैं कि आपके घर में किसी को उस दवाई से बहुत आराम मिला था, लेकिन जरूरी नहीं कि जो केमिकल आपकी बॉडी में है वो ही उनकी बॉडी में भी है, या जो रिएक्शन उनकी बॉडी ने किया वो ये पेशेंट भी करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी मेडिसिन, फर्स्ट एड की। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राकेश गर्ग। आप प्रोफेसर हैं ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया पेन पैलिएटिव डिपार्टमेंट में और यस एट एम्स न्यू दिल्ली। आप साथ ही फर्स्ट एड भी सिखाते हैं टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स टू कॉमन पीपल, जो कि बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है और हैंड्स ऑन क्यों ज़रूरी है, इस प्रोग्राम के दौरान हम इनसे समझेंगे और सीखेंगे। और 9868107070 पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं अगर आप किसी खास बीमारी के बारे में फर्स्ट एड जानना चाहते हैं। तो अभी हमने बात की थी एलर्जीज की। तो अगर कभी कभी किसी चीज को खाने से एलर्जी हो और उसका रिएक्शन हो जाए, तो ऐसे में हम फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी टाइम आपने सुना होगा ना कि कभी बस सी फूड लेने से या फिर कभी एज सिंपल एज कैश्यू नट लेने से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। हम ठंडा गर्म तो बात तो ज़्यादा नहीं करेंगे, वो तो सबको पता ही रहता है। तो कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स रहता है और उसका रिस्पांस हमारे बॉडी सिस्टम पे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जैसे ही वो लेंगे उनको लगेगा सांस ठीक से नहीं आ रहा है, तो एक वहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म हम बोलते हैं, लंग्स का काम करना, फंक्शन कम हो जाता है, बीपी ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति को यूजली पता रहता है कि उनको एलर्जी है। काफ़ी टाइम जैसे अगर मान लो कि किसी ने हलवा बनाया, उसमें अगर कैश्यू नट डाल दिया, उनको पता नहीं चला, खा लिया, तो उनको एलर्जी हो जाएगा, पनीर से एलर्जी हो जाएगा। तो उनको अक्सर कोई ना कोई वो दवाई डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया होता है। मैं इस कार्यक्रम में कोई पर्टिकुलर दवाई तो सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बट उनको पता रहेगा, आप उनकी मदद कीजिए उस दवाई को लेने में। हो सकता है कि वो इनहेलर्स भी लेते होंगे साथ में उस समय के लिए। अगर उनको नाम पता है तो उनको लाके दे दीजिए, उनके अगर पास रखा है तो उनको मदद कीजिए देने में। सबसे पहला फर्स्ट एड में एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि जब भी आप देखिए कभी हमें कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम, और वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको सांत्वना दीजिए, रीअश्योर कीजिए, आर गोइंग टू हेल्प हिम। कंफर्टेबल प्लेस में बैठा दीजिए उनको, ज़्यादा आसपास भीड़ मत लगाइए, बिकॉज सफोकेशन होगा तो पेशेंट बहुत अनरेस्ट फील करता है, घबरा भी जाता है, एज इट इज घबरा रहा है और इतने लोगों को देख के और बिल्कुल थोड़ा सा रीअश्योर करिए। और साथ में आप उनको जिस पदार्थ से उसको एलर्जी है उसको दूर ले जाइए। काफ़ी टाइम देखा कि आप जब डस्ट करते हैं तो उस डस्ट के प्रोडक्ट से भी होता है, कारपेट से हटाया तो वहाँ पर उस एरिया में कारपेट का धूल होगा जिससे उसको एलर्जी हुआ, वो अभी नया। तो उस रूम से या उस एरिया से जहाँ से उसको एलर्जी हुआ उसको दूर ले जाने की कोशिश कीजिए, रीअश्योर कीजिए, ओपन स्पेस में रखिए, और अगर कोई दवाई ले रहा है तो उसको मदद कीजिए वो दवाई देने में, और उसके बाद तुरंत चिकित्सक के पास तो ले ही जाना। हाँ, अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेटली। आपने कहा मदद करना और एक कंफर्ट लेवल पर लाना। अक्सर जब ऐसे देखा है और सुना भी है कि जब स्ट्रोक आता है तो यही अगर 2-3 बातें अपनाई जाएं
तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये कहाँ तक सही है फॉर अ स्ट्रोक इमरजेंसी? स्ट्रोक का मतलब सिंपल लैंग्वेज हम उसे लकवा भी बोलते हैं कि आधा शरीर काम करना एकदम सडनली बंद कर देता है। उसके दो कारण होते हैं, या तो ब्रेन के अंदर खून का थप्पा जमक गया जो कि कॉमन है, या कभी नस फट गया। दूसरा कारण ये भी होता है, बट फर्स्ट कॉमन का जम गया उसकी वजह से होता है। और अगर हम उसको इनिशियली 2 से 3 घंटे में उसका इलाज कर दें तो उसकी इंप्रूवमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो आप 2 से 3 घंटे इलाज की बात करें, ये फर्स्ट एड वाला इलाज है? नहीं, फर्स्ट एड का नहीं कहेंगे, हम इसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कहेंगे। तो सबसे इसलिए मैं इससे बोला कि इसमें फर्स्ट एड जो हमारा रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपने लेट किया और आपने सोचा कि हम घर पे उसको फर्स्ट एड देते रहे और 3 घंटे या 4 घंटे के बाद लेके जाए, तो उसका जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जो दवाई देना चाहते हैं उसका असर बहुत कम हो जाएगा और उसको जो वीकनेस थी बॉडी में रहेगी। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप देखिए कि आप उसको देखेंगे एक साइड का हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहा होगा। अगर आप बोलेंगे कि हाथ ऊपर रखिए तो एकदम नीचे से गिर जाएगा। स्माइल करने को बोलेंगे तो एक साइड का फेस नीचे ड्रूप कर रहा होगा। उसको बोलने की कोशिश करेंगे तो आवाज लड़खड़ा जाएगी उसकी। तो ये साइंस है कि उसको स्ट्रोक है। हमें पता नहीं चलेगा, अगर वो बैठा हुआ सो रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसको स्ट्रोक हुआ, क्योंकि उसमें दर्द वगैरह तो ज्यादा नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट एड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, एंड देन टेक केयर दैट ही इज अदरवाइज ओके। क्योंकि मान लो वो सीढ़ियों से उतर रहा है, उसको लकवा तो गिर सकता है, बालकनी पे है तो गिर सकता है, किचन में खाना बना रहे हैं तो वहां पर एक चोट लग सकती है बस। तो उस सेफ जगह में उसको लेके आ जाइए, आप उस जगह से हटा दीजिए जो उसके लिए रिस्की है। दिस इज सेकंड फर्स्ट एड। और तीसरा, वो टाइम नोट कर लीजिए जब सिम्टम शुरू हुए थे, क्योंकि हमने कहा कि 3 घंटे के बाद वो दवाई हमें नहीं देनी चाहिए यूजुअली। वो टाइम नोट करके उसको तुरंत ही चिकित्सक के पास ले जाए। ओके तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंफॉर्मेशन होना, जानना। अब जब जानना और इन्फॉर्मेशन होने की बात हुई, तो जब मैंने आपसे पूछा आप किस तरह की वर्कशॉप्स लेते हैं, तो आपने कहा हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स। तो एग्जैक्टली हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स का क्या मतलब है? जैसे आप देखिए कि अगर हम सोचे कि हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो हम एक बार वो अपने ट्रेनिंग स्कूल में जाके बता देते हैं, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज हैंडल गियर। बट उसके बाद आपको उस स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ के उसको एक अंडरस्टैंड करना होता है और फिर चलाना होता है जी। तो आपने ट्रेनिंग लिया बट उसको हैंड्स ऑन भी किया, गाड़ी में बैठ के फील किया कैसे करना चाहिए भी हमने किया। इसीलिए हमारे पास कुछ मैनिक्विन्स होते हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह लगते हैं। हम उनको पहले बताते हैं, जैसे आप बात करें कि हमें बताना है किसी को कैसे, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो एक CPR करने की प्रक्रिया रहती है, उसको कैसे करना है। तो हमारे पास एक मैनिक्विन होता है रबड़ का, वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है, टच करने पर भी और फील करने पर भी। हम उस पर बताते हैं कि छाती को इतना दबाना है, इतनी बार दबाना है, तो प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो रियल टाइम में कभी होगा तो उनका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वो ठीक तरह से कर रहे हैं। क्योंकि इंसान के ऊपर कुछ भी करेंगे तो थोड़ा सा एक डर तो लगता ही है, तो उस डर के लिए हम एक प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। इसी को हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप बोलते हैं। ओके अब हमने CPR की बात कर ही ली है और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम पहुंच ही गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप CPR के बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। CPR से पहले हम, अगर आप इजाजत दें, आप बहुत अच्छे गाने चला रहे थे तो आपकी परमिशन मैं ले लेता हूं कि हम थोड़ा सा पहले हार्ट अटैक की बात करें, फिर हम ले जाएंगे उसके बाद। क्योंकि जब हम CPR की बात करते हैं तो CPR का मतलब होता है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। और हार्ट काम करना कब बंद करता है? जब हार्ट को कुछ इंसल्ट होगा। और इंसल्ट क्या होता है? हम पर्सनल लाइफ का हार्ट इंसल्ट बात नहीं करते हैं कि किसी ने दिल तोड़ दिया। हम बात करते हैं कि एक्चुअली दिल को कुछ प्रॉब्लम था, मेडिकल प्रॉब्लम था, उसको हम कॉमन लैंग्वेज में कई बार हार्ट अटैक बोलते हैं। कि उसकी जो अंदर की नसें थी, कॉर्नरीज थी, उसमें खून का थक्का जम गया, इसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। बीच में मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी। हार्ट अटैक और हार्ट फेल, क्या इनमें दोनों में कॉमन फर्स्ट एड होता है? क्या ये एक ही चीज है? ये थोड़ा सा हम डिफरेंट कहेंगे। हार्ट फेलियर क्रॉनिक डिजीज रहती है जिनका मान लो बहुत समय से डायबिटिक की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, ब्लड फ्लो तो है थोड़ा सा कम जा रहा है, तो धीरे धीरे हार्ट काम करना कम शुरू कर देता है। तो हम उसको हार्ट फेलियर की श्रेणी में रख देते हैं। हार्ट अटैक मतलब कि एकदम से ब्लड जाना रुक गया है किसी पार्ट को, और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो हार्ट बंद हो सकता है काम करना। तो ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है, बट दोनों इंटररिलेटेड भी हो सकते हैं कि हार्ट अटैक होने से हार्ट फेलियर भी हो जाएगा, फेलियर की हार्ट अटैक भी हो जाएगा, बट थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। ऐसी स्थिति में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें कभी भी अगर लगे कि छाती में दर्द हो रहा है, वो छाती का दर्द लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट आर्म पे या लेफ्ट फेस की तरफ जा रहा है, और आपको अगर दर्द ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत जोर से जकड़ रहा है और रेस्ट करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा,
तो ऐसी स्थिति में उसको हम आम दर्द नहीं समझना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। आम देखने को मिला, लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हो गया होगा, एसिडिटी हो गया होगा, दवाई ले लेते हैं, तो वहां पर एक रिस्क बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपको फौरन नियर चिकित्सक के पास ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट करेंगे, पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है। अगर एसिडिटी है वेल एंड गुड, बट हार्ट अटैक है तो उसका ट्रीटमेंट वहां दिया जा सकता है। मिल जाएगा। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। सेकेंडली, जो व्यक्ति इस तरह के हाई रिस्क रहते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन है, तो उनके डॉक्टर्स ने उनको हमेशा कुछ दवाई दी होती है, खून पतला करने की दवाई। जी, जी, जी। आप उसको अगर आप ले रहे हैं तो कभी कभी होता है मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो आप सबसे ये सावधानी है कि इस तरह की दवाइयों को मिस नहीं करना चाहिए। आपको बताया भी गया होगा, मिस कर दिया तो किस तरह से दोबारा लेनी है, उसको जरूर लीजिए। और अगर आपके डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह का चेस्ट पेन होता है, तो कुछ दवाइयाँ उनको बताई गई होती है कि आप जीभ के नीचे रख लीजिए या एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैं यहाँ पर दवाई तो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वेरिएबल रीजंस होंगे, बट अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री है तो आप, अगर जिनको नहीं बताया तो होगा, अगर बाई चांस मिस हुआ तो पूछ लीजिए कि कभी ऐसा हो तो हम क्या दवाइयाँ एज एन इमरजेंसी, एज अ फर्स्ट एड घर पे ले सकते हैं बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल। और उस दवाई को हमेशा मदद कीजिए उसको लेने में। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पैनिक होते हैं ना, तो थोड़ा सा भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ाना, जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, एंड दैट पेशेंट आल्सो बिकम्स पैनिकी एंड वी ट्राई टू रन हिम टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हार्ट पहले ही काम नहीं कर रहा है, उसका ऑक्सीजन है, आप उसको और जोर डाल रहे हैं, स्ट्रेस का, पैनिक सिचुएशन का, या उसको आप दौड़ा के ले जा रहे हैं। उसको आराम से बिठाइए, कुर्सी पे बिठाइए, स्ट्रेचर पे बिठाइए, कुर्सी पे बिठा के उसको ले जाइए एंड रीअश्योर कीजिए उसको, बिकॉज दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड टेक इट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल जहां पर हम उसका सब्सिक्वेंट इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारा हार्ट अटैक हो गया। कभी हार्ट अटैक इतना ज्यादा होता है कि वो टाइम हमें होता भी नहीं है कि हम उस मरीज को वहां तक शिफ्ट कर पाए। उस स्थिति में जब हार्ट बहुत ज्यादा होता है, उसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, स्थिर पड़ जाता है हार्ट। हमें पता है कि अगर हार्ट स्थिर हो जाए, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो कुछ मिनटों का सवाल है। अब क्या करें? जो पंप था वो काम नहीं कर रहा है। अगर पंप काम नहीं करेगा तो हर मिनट अगर हम उस पंप को नहीं चलाएंगे तो किसी भी व्यक्ति की बचने की संभावना 7 से 10% पर मिनट कम हो जाती है। और ये तो हम देखें कि हर गली में तो हॉस्पिटल नहीं खोल सकते ना इस चीज़ के लिए, कुछ समय तो लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा हॉस्पिटल पहुंचने पे। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? हम उस पंप को चलाना है। अगर पंप बंद हो जाए और उसको चलाना चाहते हैं, आपने देखा मूवी में देखा होगा ना, हाथ कैसे धड़कता है, जैसे वो धड़कता है उसको अगर हम बाहर से धड़काने की कोशिश करें, आई विल से इन अदर सेंस, उसको अगर हम बार बार दबाएं तो वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा, उसमें ब्लड आएगा, प्रेस करेंगे ब्लड जाएगा भी उसमें। इसी को हम CPR बोलते हैं। तो एटलीस्ट हम बोलते हैं कि जो आम व्यक्ति है वो इस तरह की प्रक्रिया को हर मिनट 120 बार अगर करेगा, मतलब कि हर सेकंड 2 बार करेगा, तो उसमें से इतना ब्लड निकल पाएगा कि शरीर के जो अंग हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। और हम उन स्पेशल अंग की बात करते हैं, ब्रेन, किडनी और हार्ट इटसेल्फ। अगर उनको ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो एटलीस्ट 10, 15, 20 मिनट भी तक हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो वो पेशेंट डेड नहीं होगा। हम बोलते हैं ना ब्रेन डेड हो गया, किडनी काम करना, एटलीस्ट वो ऑर्गन सर्वाइव करेंगे। और वहां जाएगा तो हम कुछ ना कुछ तो उसको एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करके नसें खोल देंगे तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। CPR मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हमको बचा सकता है, काइंड ऑफ। एब्सोल्युटली, यू कैन से फेलियर, मैं ये नहीं कहूँगा बचा सकता, उनको रिवाइव कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली रिवाइव कर रहे हैं ताकि उस जरूरत के समय हम उनको मैनुअली हार्ट को पंप करके ब्लड और ऑक्सीजन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिवाइव की स्थिति में रहे। डॉक्टर साहब की बातें सुन के एक बात का तो आज एक बार फिर से बहुत अच्छे से एहसास हुआ कि फर्स्ट एड की प्रक्रिया सीखनी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से और बहुत दिल से, क्योंकि अगर हमने ये सीख ली तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि मैं हूं ना। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी मेडिसिन, और हमारे साथ यहाँ पर हैं एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गर्ग। आप हैं प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया, पेन पैलिएटिव मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली। हमने काफी सारे सेक्शंस की बात की कि कभी कैसी बीमारी में क्या है, पर जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो मुझे लगा है ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है अरविंद कुमार का, ऋषिकेश उत्तराखंड से। वो कहते हैं कि मैं टेक्निकल मैनेजर एक लेबोरेटरी में गोल्ड और सिल्वर रिफाइनरी में काम करता हूं और बड़ी तादाद में केमिकल्स का वहां पर इस्तेमाल होता है।
व्हाट कैन बी डन इन फर्स्ट एड इन केस ऑफ केमिकल बर्न, और क्या कोई इस तरह की ट्रेनिंग है फॉर बर्न स्पेशलिस्ट? ये हम घर के लिए भी बात कर सकते हैं, दिवाली पर भी बात कर सकते हैं, त्योहार पर भी। तो बर्न्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन व्हेन टॉक अबाउट केमिकल बर्न्स। हमारे काफी किसान श्रोता भी होंगे, वो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड भी यूज करते हैं, और घर में भी हम काफी केमिकल्स यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, और कभी कभी उनसे इंजरी हो जाती है। सबसे पहला है कि सेल्फ प्रोटेक्शन। आई विल मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज। जब हमें पता है कि ये केमिकल हमारे शरीर को नुकसान करता है, तो जब भी हम इस्तेमाल करें तो जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, कपड़े पहनना, वो तो सारा हम करेंगे ही करेंगे। उसके बावजूद किसी इंसिडेंट की वजह से आपके शरीर पे गिर जाता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जिस जगह पे गिरा है हमें उसको हटाना है। पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है, पानी की फॉर्म में भी हो सकता है। पाउडर की फॉर्म पे काफी टाइम अगर उसमें हम पानी में डालेंगे तो रिएक्शन हो सकता है, तो पाउडर को झाड़ने की कोशिश कीजिए। कपड़ा है, कपड़ा निकाल दीजिए, उसको हटाइए, पाउडर को हटाइए, उस पर पानी एकदम से नहीं डालना है जी। अगर आपको लगता है लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां पर आप साफ पानी, मैं यहाँ पर दोबारा से बोलना चाहता हूँ, साफ पानी जो आप नॉर्मल नल से आता है उसको इस्तेमाल करेंगे। काफी टाइम होता है कि एसिड है तो थोड़ा साल्ट वाला मीडियम डाल देते हैं, या सॉल्ट वाला है थोड़ा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें हमें दोनों का नुकसान होता है। एक चलता हुआ पानी साफ नल से, उस पर बैठे रहिए 10 मिनट 15 मिनट। जब आपको लगता है कि सारा कुछ वॉश हो गया, उसके बाद आप उसको एक साफ कपड़े से ढक के आप हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ओके। काफी टाइम ऐसा होता है कि वो लिक्विड गलती से कभी कभी कुछ लोग पी भी लेते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह पी लेते हैं फॉर एनी पर्पस। उस स्थिति में हम यही बोलेंगे, आप वहां पर फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उस केमिकल को आइडेंटिफाई करके नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए। तो आप वहां पर उसको कुछ भी न्यूट्रलाइजिंग एजेंट या बहुत सारा पानी पिलाने का कोशिश नहीं करेंगे, वॉमिट के हिसाब से, तो आप उसको बस केमिकल आइडेंटिफाई करके नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए, बाकी काम वहां पर करेंगे उसको। मतलब फर्स्ट एड में भी आइडेंटिफिकेशन तो है ही, लेकिन जल्द से जल्द चिकित्सक तक पहुंचना और पेशेंट को कंफर्टेबल कराते हुए वहां पहुंचना, ये एक बहुत अहम हिस्सा है फर्स्ट एड का। एब्सोल्युटली। मोहम्मद इब्राहिम साहब का श्रीनगर से मैसेज है कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल किस तरह से लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने हमारे ही किसी प्रोग्राम में सुना है कि अगर उसको ढंग से लेकर नहीं गए तो वो बहुत सीरियस परिणाम हो सकते हैं। मैंने जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी कि हड्डी टूट जाए तो वहां से नस खराब हो सकती है, ऐसे अगर हमारी कमर की हड्डी टूट जाएगी तो सारा शरीर तो हमारा वहीं की नसों से निकलता है। बिल्कुल। अगर वो टूट गया और उस हड्डी की वजह से नस कट गई तो वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है जी। तो हमने जैसे हाथ के लिए बताया था या पैर के लिए बताया था आपको स्टेबलाइज करना है जी, वैसे ही हम बोलते हैं कमर की हड्डी का अगर डाउट भी लग रहा है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है टेढ़ा है, अगर डाउट भी लग रहा है आप सारी सावधानियां रखेंगे कमर की हड्डी ना हिले। आपने एक टर्म सुना होगा ना, लॉग रोल। लॉग रोल मीन्स एक लकड़ी का लंबा सा गट्ठा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उस व्यक्ति को आपको बिल्कुल एक लकड़ी के गट्ठे की तरह समझ लीजिए। गर्दन, शरीर का धड़ और पैर बिल्कुल इकट्ठे रहने चाहिए, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं, काफी जगह हम यूज करते हैं स्पाइन बोर्ड बोलते हैं हम। आपने देखा होगा कार्यक्रम में जब न्यूज आती है, एक लंबा सा फट्टा होता है जिसको हम शरीर के नीचे रख देते हैं और ऊपर से एक कपड़ा बांध देते हैं ताकि मरीज ना हिले। सो दिस मीन्स द पेशेंट शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इफ देयर इज एनी सस्पिशन ऑफ इंजरी एंड टेक इट टू द पेशेंट इन अ स्ट्रेट ऑन स्पाइन बोर्ड और एनी इवन वुडन प्लैंक और एनी लंबा सा फट्टा लेके आप ले जाए और उसमें गर्दन नहीं हिलाएंगे। गर्दन के आसपास भी हम बोलते हैं कि सर्वाइकल कॉलर नाम सुना होगा आपने, वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 2-3 नमक की थैली लीजिए 1 किलो वाली और दोनों सिर के साइड में रख के उसको बांध दीजिए, उससे सिर नहीं हिलेगा। तो सिर नहीं हिलेगा, गर्दन की हड्डी अगर क्रैक भी है तो उसकी वजह से फर्दर डैमेज नहीं होगा। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सावधानी अगर रखेंगे तो उस व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस होने से हम बचा सकेंगे। तो यानी हड्डी टूटने और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना है कि जो समझ में आ गया है पार्ट है उसको बिल्कुल हिलने नहीं देना है। और अगर हल्का सा भी अंदाजा है रीढ़ की हड्डी का तो एकदम वही जो आपने कहा लॉग रोल, उसकी तरह उसको ट्रीट करके हॉस्पिटल लेके जाना है। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने किसी को मिर्गी का दौरा या फिट आता है या कोई बंदा खड़ा है या बैठा और अचानक कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसे में जो उसके पास है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
आई थिंक अगर आप जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसमें काफ़ी काम कम कर रहा हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ नहीं देनी है, बहुत सारे इंटरवेंशंस नहीं करना। बट आपने मीना जी बिल्कुल सही बोला कि हम कई बार किसी की मदद करने के चक्कर में हम ओवरडू कर जाते हैं, जो कि पहले के समय में ठीक था। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास साइंस नहीं थी। अभी सारी काफ़ी चीज़ें आ गई है कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी जैसे आपने बोला कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है या कोलैप्स हमने बात किया। कोलैप्स किस वजह से होगा? ब्रेन को ब्लड नहीं जा रहा है किसी वजह से, तो कार्डियक अरेस्ट एक ऑप्शन रहेगा उसमें। हम उसे विटनेस कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। मरीज था, ठीक से बात कर रहा था, एकदम से कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएगा। मोस्ट कॉमन रीजन कार्डियक अरेस्ट होता है इसमें। सीपीआर का हम बात कर चुके हैं। मिर्गी का दौरा, मरीज को लगेगा कुछ अजीब सा हो रहा है और फिर एकदम झटके मार के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है? जब मिर्गी का दौरा पड़ेगा, हमें नहीं पता वो कहाँ खड़ा होगा। गाड़ी चला रहा होगा, हो सकता है बालकनी में खड़ा होगा, सीढ़ियों से उतर रहा होगा, स्विमिंग पूल के पास होगा। उसे हम सेफ जगह पे ले जाना है, क्योंकि गिरेगा वहां पर चोट लग सकती है। कमरे के अंदर आसपास कहीं नुकीले टेबल्स होगा, वहां गिरेगा, कॉर्नर्स होंगे तो चोट लग सकता है। तो उसको एक सेफ ओपन स्पेस में ले जाइए, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी टाइम हमने देखा कि मिर्गी के दौरे जब पड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसको रोक लेंगे हाथ पकड़ के तो शायद कम होंगे। तो कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने पूछा क्या नहीं करना है, तो ये नहीं करना है, क्योंकि आप उसको इस तरह से रोक नहीं पाएंगे। रोकने की कोशिश करेंगे तो उसको इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सो डोंट डू दिस थिंग। थर्ड थिंग इज, काफ़ी टाइम देखने को मिला कि उनको हम कुछ मुंह पे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, मुंह खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और ये वाला चीज़ तो मैं ब्लैंकेट एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अगर वो बेहोश है, दौरे पड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कृपया करके मुंह से कुछ नहीं पिलाइए खिलाइए। एक चम्मच पानी भी नहीं पिलाना है। कभी कभी लगता है ना कि पानी का छिड़का दो तो ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नुकसान तो नहीं बट फायदा भी नहीं होता है। तो डोंट गिव एनीथिंग टू ड्रिंक, ईट इन अ अनकॉन्शियस पेशेंट और अ पेशेंट हु इज सीजरिंग। दैट्स इंपॉर्टेंट। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, काफ़ी टाइम लगता है ना कि मुंह में एक चम्मच डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, टंग बाइट नहीं होगा। ऐसा काफ़ी देखने को भी मिलता है। कृपया करके मुंह के अंदर कुछ मत डालिए। कुछ लोगों ने अपनी उंगली डाल के उंगली भी कटवाई हुई है, तो ऐसा ना करें। लोग पूछेंगे मुझसे कि अगर नहीं करेंगे जीभ कट जाएगी तो क्या होगा? अगर हम डालेंगे तो जीभ तो फिर भी कट सकती है ना। और आपको ही पता है कि ऐसे कितने, आप देखिए ना, मीना जी से आपसे पूछता हूँ, खाना खाते वक्त कभी कभी तो जीभ कटा होगा ना। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, जस्ट बैठे, थोड़ी अपने आप ठीक हो जाता है। सच मस्कुलर गुड ऑर्गन, सेल्फ रिकवरी। तो कुछ नहीं होगा, तो मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। एक बार जब सीजर्स रुक जाते हैं, काफ़ी टाइम होता है कि लोग उसको बार बार उठाते हैं कि नहीं सो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको उठा के रखिए, अस्पताल ले जाना। अस्पताल ले जाना है, जरूर ले जाना है। बट सीजर्स के बाद पेशेंट यूजली सुस्त होता है, बहुत कमजोरी से होता है, नींद में रहता है, उसको सोने दीजिए। आप उसे बार बार उठाने की कोशिश करेंगे, फिर दौरे पड़ने की हो सकते हैं, उलट हो सकता है। तो उसको आप बिल्कुल सोने दीजिए, आराम से अस्पताल ले जाइए। अगर वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम एक रिकवरी पोजीशन बोलते हैं उसके बाद, ताकि वो बेहोश है तो अगर वो वॉमिट करे तो फेफड़ों में ना जाए, इसके लिए हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। दाएं करवट या बाएं करवट लिटा दीजिए। हम चाहेंगे बिल्कुल हैंड्स ऑन की वर्कशॉप की बात करें तो हम वहाँ सिखाते हैं कि सिंगल आदमी भी आराम से ये करवट लेट आ सकता है, तो वो आप पोजीशन लिटा दीजिए और फिर उसको आप अस्पताल ले जाइए। इसके अलावा जो भी हम करते हैं, सुनते हैं, उसको अवॉइड करेंगे। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर पेशेंट हु इज सीजरिंग। आमतौर पर जूता सुंघाने की रस्म इस वक्त बहुत निभाई जाती है, और एक जो आपने कहा पानी पिलाने का, ये तो अक्सर देखा गया है बाजार में, मार्केट में, हॉस्पिटल के बाहर, इधर उधर हर जगह कि जूता सुंघाइए उससे होश आ जाएगा। जूते में ऐसी क्या खास बात होती है कि उसको सूंघने से होश आ जाता है? कभी कभी हम ऐसा कुछ करते हैं कि सीजर्स का जो दौरे पड़ते हैं वो यूजली 30 सेकेंड 60 सेकेंड या 2 मिनट के लिए होता है, इसके बाद अपने आप रुक जाते हैं। अक्सर हमने देखने को मिला, जब तक हम पानी छिड़कते हैं, जूता सुंघाते हैं तो हमें लगता है कि उससे ठीक हो गया है, और हम उसका जो क्रेडिट है, भगवान ने उसको ठीक किया, उसको पानी को, जूते को हम देने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसा सोचा जाता था कि कुछ लोग हिस्टेरिकल करते थे, जानबूझ के लोगों का अटेंशन करने के लिए करते थे, तो हम उनको एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल देते थे जो कि जूतों में होती थी। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत है, हम ये ना सोचें कि वो एक दिखावे के लिए कर रहा है।
बीमारी हम उसको पहले बीमारी समझें और उसको दिखावे के तो कितने, आई थिंक हम 1000 देखते हैं तो एक बंदा मुश्किल से मिलेगा उसमें, हम उसके लिए 999 को तो नहीं करना चाहिए। तो हम उसको बीमार व्यक्ति समझें और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे डिले होता है हमारा मेडिकल एड प्रोवाइड करने में और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको अवॉइड करेंगे। जूता सूंघना, मुंह से पानी पिलाना, उसको मुंह के अंदर कुछ डालना, उसके फिट्स को रोकने की कोशिश करना, जो मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना। रोकेंगे। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जिन व्यक्ति को ऑलरेडी सीजर्स हैं अपनी दवाई नियमित रूप से लेते रहिए और अपने डॉक्टर्स को दिखाते रहिए। एक और चीज़ मुझे लगता है जहाँ फर्स्ट एड थोड़ी हमारी हेल्प कर सकती है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तब ऐसे में क्या करना है। आई थिंक अभी काफ़ी जगह स्विमिंग पूल्स भी हैं, वाटर बॉडीज़ हैं और स्कूल के आसपास भी हैं और ये काफ़ी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिर अगेन बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी जिनके परिवार के आसपास, कम्युनिटी के आसपास इस तरह की वाटर बॉडीज़ हैं, टेक प्रिकॉशंस, छोटे बच्चे वहाँ ना जाएं। जो नए लोग स्विमिंग सीख रहे हैं सुपरविजन में सीखें। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट खुदा न खास्ता अगर स्विमिंग हो भी जाती है, अगर डूब भी जाता है व्यक्ति, उसको सबसे पहले निकालिए। हमने अक्सर देखा कि जब हम बात करते हैं डूबने की तो वो चिल्लाएगा, बोलेगा, ऐसा होता नहीं है। उस व्यक्ति को बाहर निकालिए। पेट से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसको सिर्फ देखिए कि अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो CPR दीजिए, होश में है तो अस्पताल ले जाइए। बाकी उसमें से जो पेट से निकालना पानी, उल्टा करना, छाती को दबाना पानी के लिए, वो करने की जरूरत नहीं है। आहा, आपसे बात करते करते घड़ी की सुइयां भी उस कगार पर पहुंच गई हैं जहां आपसे विदा लेनी पड़ेगी। आपसे विदा लूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज के इस टॉपिक को आप हमारे श्रोताओं के साथ किस तरह से राउंड अप करेंगे। बस आप सब स्वस्थ रहिए और थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी सर्विस दीजिए और थोड़ा सा सीखिए। काफ़ी आपके RWAs और आपकी सोसाइटीज़ वॉलंटियर्स होंगे, थोड़ा सा वर्कशॉप उनको रिक्वेस्ट कीजिए। काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो सिखाने के लिए तैयार हैं। अच्छी जगह से सीखिए, अच्छे माध्यम से सीखिए और कम्युनिटी को थोड़ा सा मदद कीजिए। पता नहीं किसको कब जरूरत पड़ जाए। जी, तो अपने श्रोताओं की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमें बहुत काम की बातें बताई। एंड आई एम श्योर आज जिन श्रोताओं ने भी हमारा कार्यक्रम सुना होगा, डेफिनेटली वो अप्रोच करेंगे अपनी अपनी संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि इस तरह की वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। इनफैक्ट हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाए और जहाँ पे फर्स्ट एड की बेसिक टेक्निक्स सिखाई जाए। और आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो कार्यक्रम से संबंधित आप कोई भी सुझाव या फीडबैक हमें देना चाहें तो healthairdelhi@gmail.com पर आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, healthairdelhi@gmail.com पर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।